हेलो गाइस। तो आज हम एक साथ बैठे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल दी जेन जी, जो कि एक प्लेसमेंट पाना चाहते हैं या फिर किसी कॉलेज में हैं और प्लेसमेंट आगे जाके कहीं ना कहीं उनको लेना है, किसी कंपनी में जाना है। तो इसके लिए लॉट ऑफ ना डाउट्स होते हैं उनके पास कि कंपनी कैसी होगी, कैसे कल्चर होगा, कैसा वर्क होगा, राइट। और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग का जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में रह करके लॉन्ग टाइम तक, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने कंपनियों में वर्क किया है, कैसे उनके कल्चर रहते हैं, कैसे उनका जो है वर्क रहता है, हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जो ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी तरह से कन्फ्यूजन रहते हैं कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या उनके चैलेंजेस रहते हैं। ठीक है। तो आज हम अरुण के साथ हैं और हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अरुण मेरा पहला टॉपिक है। अरुण के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, तो उसके बारे में क्या बताना। तो अरुण मेरा पहला टॉपिक है कि सबसे पहले आप उनके बारे में बताइए कि जो बड़ी जाइंट कंपनी होती हैं, ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, राइट। क्या होता है कि कॉलेज की प्लेसमेंट में बड़ी बड़ी कंपनियों के नामी जामी नाम होते हैं, उनके बारे में लोग जानते हैं। अगर आप घर में भी बताओगे मैं यहाँ काम करता हूँ तो तुरंत वो जान जाते हैं, राइट। तो वो मैं नामी जामी कंपनियों के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी कंपनियाँ ब्लू चिप कंपनी होती हैं। उनको उनके बारे में कैसे वर्क कर चलता है, उनका कैसा आपका इंटरव्यू होता है, कैसे मतलब उनके यहाँ अगर हम जाते हैं तो कैसे हमारे चैलेंजेस होते हैं, कैरियर डेवलपमेंट कैसे होता है, वो आप बताइए, शेयर। हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये उन लोगों के लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि अपना करियर किक ऑफ करना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इन करना चाहते हैं। तो चूंकि हम लोग इन आई मीन जो इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनीज के पार्ट रह चुका काफी लंबे टाइम तक हम दोनों, हमारा काफी क्लोज से इन सब कंपनीज का एक्सपीरियंस। तो आपने जैसे पूछा कि कैसे, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था कि हम जब वहाँ पे जाएँ तो कैसा वर्क कल्चर रहता है, कैसे हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, हाँ, क्या चीज़ें तो हमें। वर्क कल्चर जो है काफी मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। सबसे पहले तो ये सब बड़ी कंपनीज है, राइट, और हर प्रोजेक्ट में इन प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिविजुअल कंपनी है, समझ जाओ। मतलब हर कोई अगर बोले कि मतलब हर प्रोजेक्ट में बेसिकली वर्कलोड, काम करने का तरीका, टेक्नोलॉजी स्टैक, टीम साइज, हर चीज डिफर करता है। मतलब हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक छोटी कंपनी है, पूरा का पूरा काम करने का तरीका जो है वो चेंज हो सकता है। ऐसे हम ओवरऑल एक कंपनी का वर्किंग कल्चर ठीक है, वर्किंग कल्चर तो कंपनी का एक होता है, बट ओवरऑल एक कंपनी का जो मतलब कहने का मतलब है कि हर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का वर्किंग कल्चर, टेक्नोलॉजी स्टैक, वर्किंग लाइफस्टाइल, हर चीज अलग होता है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिकली डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट में कैसा सीन है। और हाँ, सॉरी मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, फिर से अपना क्वेश्चन बताओ। नहीं, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। मान लीजिए कि ये कंपनी लार्ज कंपनी है मेरे पास, हाँ, उसके ऑफर लेटर है। तो हाँ, ज्वाइन करने से पहले लोगों के पास कन्फ्यूजन होती है ना कि सर मुझे पहली बार ज्वाइन कर हाँ, रहा हूँ, मुझे नहीं हाँ, पता इसके बारे में क्या है, एग्जैक्टली, लार्ज कंपनी है, हाँ, कैसे स्ट्रगल रहेंगे, क्या मेरे पास हाँ, मैं फिट हो पाऊँगा नहीं पाऊँगा, हाँ, मुझे इतनी नॉलेज है, हाँ, क्या मैं फिट हो पाऊँगा, मुझे ऐसा तो नहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा, हाँ, ऐसा तो नहीं मुझे फियर होना पड़ेगा, राइट। तो बहुत एग्जैक्टली, डाउट रहते हैं। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तो हाँ, तो इन लार्ज कंपनी में बेसिकली आपको किसी प्रोजेक्ट में जब अलाइन किया जाता है तो अलाइन करने करने के बाद आपको इनिशियली जो है कुछ ट्रेनिंग दी जाती है उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, है ना। तो उस प्रोजेक्ट में जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी है, राइट, और आपको हो सकता है कि कुछ आता हो। जनरली जो फ्रेशर्स की हायरिंग होती है, वो जेनरिक होती है। मतलब आपको सी प्लस प्लस, पाइथन या फिर जावा आता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आता है, सीक्वल आता है, जो बेसिक फाउंडेशनल चीजें हैं वो आता है। तो उस बेसिस पे इंटरव्यू लेकर आपको इन कर लिया जाता है। बट आप जिस प्रोजेक्ट में अलाइन होंगे, हो सके वहाँ कुछ टूल यूज हो रहा हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो। तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट में अलाइन करके जब आपकी हायरिंग हो जाती है, तो जिस प्रोजेक्ट में आपको अलाइन किया गया, जिस प्रोजेक्ट में आपको काम करने के लिए डाला गया है, उस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ दिनों तक आपको किसी सीनियर के साथ अलाइन किया जाता है और वो सीनियर जो है आपको बताता है कि देखो देखो ऐसे ऐसे काम होता है। वो काम हमें जो है क्या होता है, सीखना पड़ता है। ओके, और सीखने के बाद हम लोगों को बेसिकली काम करना पड़ता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, इसमें? करेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब सेम चीज़ है। अगर आप किसी एग्जैक्टली, भी प्रोजेक्ट में जाओगे हम्म, बड़ी कंपनियों में,
तो आपको जो बेसिक नॉलेज होता है वो तो साथ देता है, तो इंटरव्यू क्रैक करने में, उस प्रोजेक्ट का इंटरव्यू होता है जैसे क्रैक करने में, अगर आप फ्रेशर हो तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट जब आप जाते हो तो आपको ये लगता है कि यार मैं पहले दिन से मुझे दे दिया टास्क, मैं नहीं कंप्लीट कर पाया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप ज्वाइन करते हो यू आर जस्ट ए न्यू, राइट? तो उसमें जो काम चल रहा है, किस टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, किस टूल पे काम चल रहा है, ठीक है, क्या एक्चुअली प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उस सब चीज़ के बारे में पूरा का पूरा आपको टाइम दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ए केटी इन शॉर्ट फॉर्म, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए आपको एक पर्सन असाइन किया जाता है कि वो आपको नॉलेज ट्रांसफर करे कि क्या काम हम कर रहे हैं, कैसे कैसे डेली रूटीन में काम करना है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजीज पे है। तो आप धीरे धीरे काम करते करते सीख भी जाते हो, और ऐसा कोई चैलेंजर नहीं आता कि आपको पहले दिन ही टास्क दे दिया, आपको खत्म करना है, अदरवाइज आप यू आर फायर, राइट? ऐसा नहीं होता। आप बी कंफर्टेबल, राइट? हर एक प्रोजेक्ट वाला जानता है कि यू आर न्यू, ठीक है, भले ही आप 10 साल के एक्सपीरियंस में आते हो, 5 साल के एक्सपीरियंस में आते हो, एज ए फ्रेशर आते हो, आपको बेसिक केटी दी जाती है। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े टास्क दिए जाते हैं, और टास्क देने के बाद आप जब कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर आप एज एन फ्लो में आ जाते हो। तो ये रहता है कॉम्प्लेक्सिटी टास्क वाइज या प्रोजेक्ट में काम वाइज। और बड़ी कंपनियों में तो ये फायदे भी रहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी रहते हैं, राइट? डॉक्यूमेंटेशन तो आपको जो प्रोवाइड किया जाता है कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, ये सारी चीज़ काम करती है, हर स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग है, एसओपीज़ है जो उनको फॉलो करने होते हैं, इसमें हमें टिकट रेस करना है, ये करना है, वो करना है। तो आप बेसिक एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक पर्सन असाइन किया जाता है जो आपको बेसिक ट्रेनिंग देगा। तो काम के प्रति आप बेफिक्र रहो कि आप कंफर्टेबल जब हो जाओगे तब आपको एक जजमेंट किया जाता है, उसके पहले कोई जजमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है? ये सभी जगह ऐसे होता है, चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ, किसी भी लेवल पे जाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि क्या होता है कि हम कंपनी प्रोस्पेक्टिव से देखें बड़ी कंपनियों में, तो उनका अगर हम ओवरऑल अगर हम नज़रिया बनाएं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट की कल्चर कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। किसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा पार्टीज होती हैं, ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट? किसी में कम एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इससे हम लोग पूरा कंपनी को जज नहीं करते थे, पर ओवरऑल अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओगे तो आपको अच्छा ही फील होगा। चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ, डेवलपमेंट में जाओ, चाहे आप सपोर्ट बेस में जाओ, आपको बढ़िया फील होगा, ठीक है? बड़ी कंपनी में ऐसा कुछ फियर सा फील आपको नहीं होगा। एग्जैक्टली हाँ, और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम नहीं होता है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर बहुत तरीके के काम होते हैं। एक तो डेवलपमेंट, तो आप लोग जानते हैं, डेवलपमेंट के अलावा सपोर्ट वर्क भी होता है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस वर्क भी होते हैं, डिप्लॉयमेंट वर्क भी होता है, राइट? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ जो है इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट वर्क ही होता है। ओके, बहुत सारे मल्टीपल प्रोफाइल्स है जहाँ आपको डेवलपमेंट नहीं करना होता है, कोड नहीं करना होता है। कोड के अलावा भी बहुत सारे प्रोफाइल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर। करेक्ट। ये भी क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स या फिर जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, या पास आउट कर गए, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है अपना करियर, इनके माइंड में ये बहुत ही डाउट रहता है। तो ये चीज़ जो है बहुत बताना जरूरी था कि सिर्फ डेवलपमेंट वर्क नहीं होता, और भी मल्टीपल टाइप्स के वर्क्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। और दिनेश ने एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, नॉलेज ट्रांसफर। तो सीनियर्स आपके साथ अलाइन किए जाते हैं जो कि आपको केटी देते हैं, नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, जो भी उनका नॉलेज है वो आपको ट्रांसफर करते हैं, ताकि आप जो है रैंप अप कर पाओ, और आप जो है काम करने काम कर पाओ जो आपको काम असाइन किया जाता है। शुरू में स्टार्टिंग में आपको जज नहीं किया जाता कि ये बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है। आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, 3 महीने 6 महीने टाइम दिया जाता है सीखने के लिए, समझने के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है आपको फुल फ्लो में लाया जाता है, आपको काम की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। करेक्ट। बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बोला। और सेकंड चीज़ देखो ये भी है कि ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि अगर कई बार तो कन्फ्यूजन होती है कि मान लो जिस प्रोजेक्ट में हूँ वो प्रोजेक्ट अभी समय ले ऑफ चल रहा है, ये चल रहा है, टेक्नोलॉजीज फला हो रही है, और मान लीजिए प्रोजेक्ट चला गया तो क्या होगा मेरा, क्या मुझे निकाल देगी कंपनी? ऐसा नहीं होता है। बड़ी जो कंपनीज होती है उसमें क्या होता है कि एक बफर रिसोर्स होते हैं जिसे बोलते हैं बेंच इन शॉर्ट फॉर्म। और उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई प्रोजेक्ट चला गया, या मान लो प्रोजेक्ट में सारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, तो आपको ना कुछ दिनों के लिए एक नॉन प्रोजेक्ट असाइनमेंट दिया जाता है, जिसमें आपको कुछ दिन तक आपको वेट करना पड़ता है, बफर से बोलते हैं, बफर रिसोर्सेज। और आपको फिर से जो है नई अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आपको असाइन किया जाता है, बोला जाता है कि इसमें इंटरव्यू दो, उसमें इंटरव्यू दो। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप कंफर्टेबल हो, जो आपको इंटरेस्ट हो, उस प्रोजेक्ट में आप मूव कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो यू आर गोइंग टू फायर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बड़ी कंपनी में ये भी एक बेनिफिट्स होता है कि आपको जो है इस चीज़ का फियर नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट गया तो मैं गया, ऐसा नहीं है।
ठीक है। उसके अलावा कल्चरल वाइज अगर देखा जाए तो एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका काफ़ी बजट एलोकेट किया जाता है। जैसे आपका क्वार्टरली एक्टिविटीज़ होती हैं, एनुअली एक्टिविटीज़ होती हैं, तो पार्टीज़ होती हैं, और उसमें हम लोग को जाना होता है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अप्रिशिएशंस होते हैं, सर्टिफिकेशंस वगैरह दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर मान लो आपको करियर ग्रोथ करने हैं तो करियर ग्रोथ में आपको सर्टिफिकेशन करना हो तो उसका रिइंबर्समेंट भी कंपनी कर देती है। बड़ी कंपनियों में तो अक्सर हो जाता है, ये आपका कॉमन सी बात है। तो लर्निंग वाइज वो आपको जो है नई नई ट्रेनिंग्स भी असाइन करते हैं, नए नए आपको वर्कशॉप भी असाइन करते हैं, तो आपको लर्निंग वाइज आपको अच्छा मिलेगा, और कल्चरल वाइज एवरीथिंग विल बी द गुड। ठीक है। राइट। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये हो गई हमारे पास ब्लू चिप कंपनी, बड़ी कंपनियां। अब हम बात करते हैं वो कंपनी जो छोटी कंपनियां होती हैं। छोटी कंपनी मतलब जैसे मिड लेवल साइड की कंपनी। छोटी कंपनी का आपने जैसे नाम नहीं ज़्यादा सुना होगा, मैं आपको बताऊं घर में कि भाई मैं कहाँ काम करता हूँ यहाँ पे, अच्छा होगी कोई कंपनी, तो जैसे नाम नहीं सुना होता, नामी जामी कंपनी नहीं होती, छोटी कंपनी होती है, मान लो 1000-2000 के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, 15-20 हज़ार के एम्प्लॉई हैं, तो ऐसी कंपनी जिनके नाम नहीं सुने, ज़्यादा फेमस नहीं है, और कम मिड लेवल या स्मॉल लेवल टाइप की कंपनियां होती हैं। तो उनकी कंपनियों के बारे में मैं कुछ आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मतलब लेना चाहता हूँ आपसे कि उनके बारे में आपका क्या कहना है, कि क्या हम अगर मान लीजिए जिस तरह का ऑफर लेटर आए या फिर मुझे जाना हो, उसमें करियर बनाना हो, तो क्या आपका एक्सपीरियंस है इसमें? एग्जैक्टली। तो जैसे कि अभी हमने बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज की बात की, जैसे हम्म, सब लोग जानते हैं टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, हम्म, व्हाटएवर, एचसीएल। अब जैसे कि दिनेश ने बोला कि छोटी कंपनी, ओके, छोटी कंपनी के पास भी ऑफर है, बड़ी कंपनी का भी ऑफर है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? देखो, बड़ी कंपनी में क्या होता है, थोड़ा सा वर्क का रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स जो आपको काम असाइन किया गया है, आप उसी काम में जो है अलाइन रहोगे, उसी चीज में काम करोगे, ठीक है। और छोटी कंपनी में क्या होता है, आपके पास आई मीन फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी मिलता है। मतलब आपको बहुत सारे काम जो है एक साथ करने के लिए दिए जाएंगे, जिससे आप बहुत सारी चीजें जो है एक साथ सीखते हो, राइट। जैसे डेवलपमेंट ही दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि फ्रंट एंड अलग होगा, बैक एंड अलग होगा, बोलेंगे सब करो, फ्रंट एंड भी करो, डेवलपमेंट भी करो, आर्किटेक्चर भी डिजाइन करो। बड़ी कंपनी में रहोगे तो आपको बोलेंगे सिर्फ बैकएंड आपको करना है, सिर्फ फ्रंट एंड करना है। आप आर्किटेक्ट हो, आपको सिर्फ आर्किटेक्ट डिजाइन करना है। आई मीन आर्किटेक्ट तो एक फ्रेशर नहीं बन सकता, बट मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको जो स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा, आपको उस टास्क को टारगेट करना है, उस टास्क पे काम करना है। बट छोटी कंपनीज में जनरली जो है वो टास्क की डाइवर्सिटी होती है। आपको जो करेक्ट। है इन टू इन देखने को मिलता है कि वो प्रोजेक्ट कैसे कैसे चल रहा है, कैसे कैसे चीजें डेवलप हो रही है, राइट। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं जॉब रिस्क की बात करूँ तो छोटी कंपनीज में ज्यादा चांसेस है जॉब रिस्क की। अगर बड़ी कंपनी, जैसा कि दिनेश ने बोला था कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक प्रोजेक्ट में आपने काम किया, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ओके, वो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट वगैरह सब हो गया, वो क्लाइंट को डिलीवर हो गया, उसके बाद आप जो है उस आपको बेंच पे रखा जाएगा और आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप इस प्रोजेक्ट में भी जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो, अगर आपका स्किल सेट उन प्रोजेक्ट्स के साथ मैच करता है, करेक्ट, करेक्ट। राइट। और नहीं मैच करता तो आप अपने आप को आप स्किल करो, आप पढ़ो, और वो जो दूसरे प्रोजेक्ट्स वाले हैं जिसमें आपको जाना है, वो वहाँ के टेक्निकल लोग आपसे इंटरव्यू लेंगे, बातचीत करेंगे, टेक्निकल पीपल या फिर मैनेजर जो है वो बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो आप दूसरे प्रोजेक्ट में इजिली मूव कर सकते हो। बट छोटी कंपनी में, चूंकि वो छोटी कंपनी है, उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में अलाइन नहीं हुए या फिर उसके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से आप आई मीन वहाँ जॉब रिस्क कहने का मतलब ज्यादा है करेक्ट। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो बड़ी कंपनीज का फायदा यही है कि बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो अलाइन हो जाते हैं, राइट। क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा तो देखिए, मैं तो पहले देखिए कंक्लूड यही करूँगा कि नो रिस्क नो गेन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि छोटी कंपनी से स्टार्ट करना करियर बहुत ही अच्छा होता है अगर आपको लर्निंग चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसा अरुण ने बताया कि बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप छोटी कंपनियों में ढेर सारे मल्टीपल टास्क असाइन कर दिए जाते हैं। जैसे आपको बैक एंड भी देखना है, फ्रंट एंड भी देखना है, डेवलपमेंट देखना है, एंड टू एंड डेवलपमेंट देखना है। इट मीन्स कि यू आर फुल प्लेस स्क्रैच डेवलप, राइट, फ्रॉम स्क्रैच यू हैव द नॉलेज। बट अगर बड़ी कंपनी में जाते हो तो आप छोटा सा टास्क कर रहे होते हो, बट छोटी कंपनी में आपको बड़ा सा नॉलेज होता है, राइट। आपके प्रेशर होता है, नो डाउट, बट उससे आप जो लर्निंग सीख रहे होते हो ना, वो आपके लिए बहुत दूर तक ले जाएगा। एक्सपोजर बहुत अच्छा करेक्ट। अगर आप बड़ी कंपनियों में अगर आप 5 साल काम कर रहे हो, छोटी कंपनी अगर 1 साल काम करे, तो आप जो 1 साल में सीखोगे ना, वो 5 साल में भी आप कवर नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो अगर आपको लर्निंग बहुत स्पीड अप चाहिए, ऑब्वियस है, प्रेशर है, प्रेशर झेलना पड़ेगा। आपको काम दिया गया है, वो सोचती है, बट छोटी कंपनी सोचती है कि भाई कम बजट में ज़्यादा काम करवा लें, राइट। तो क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं, प्रॉफिट बनाना होता है उनको। तो बेस्ट है आप
छोटी कंपनी लर्निंग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उसमें ग्रो की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। मान लीजिए अगर आप अच्छा काम करें तो अप्रिशिएशन आपका बहुत तेज़ी से होता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि छोटी कंपनियों में पॉलिसीज़ होती हैं, हर एक कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई प्रमोशन की ये पॉलिसीज़ है, आपकी अप्रेज़ल की ये पॉलिसीज़ है। बट छोटी कंपनी में कहता है कि हर एक चीज़ को एक्सेप्शनल तरीके से लेकर के बाईपास कर दिया जाता है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो। फॉर एग्जांपल आप एक साल में, 2 साल में आप जो है जो चीज़ आप 10 साल में कमाओगे ना, 10 साल में आप इस लेवल तक पहुँचोगे बड़ी कंपनी में। छोटी कंपनी आप 1-2 साल में उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, बस आप मेहनत करके। सब चीज़ें पॉसिबल है छोटी कंपनी में। तो इसीलिए लर्निंग, ग्रोथ वाइज़ एवरीथिंग इज़ द गुड इन दी स्मॉल कैप और लाइक छोटी कंपनियाँ। बट हाँ, बड़ी कंपनियों में किस प्रोसेस ओरिएंटेड है। प्रोसेस ओरिएंटेड मीन आपका अप्रेजल होगा तो इतने ही में ही होगा, राइट, 1 साल में ही होगा। आपका प्रमोशन होगा तो इतने साल बाद ही होगा। पर छोटी कंपनी सब चीज़ एक्सेप्शनल लेकर के वो आपको, अगर आप ग्रो कर रहे हो तो कंपनी भी आपको लुक करेगी, और आप नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, नो रिस्क नो गेन वाला सिस्टम है कि अगर आप रिस्क ले रहे हो, आप छोटी कंपनी का परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो यू विल बी, रिस्क तो है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो स्मॉल कंपनीज में एक कुछ वैसी भी कंपनी होती हैं, आई मीन अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको आई मीन सीखने को मिलेगा और सीटीसी भी अच्छा मिलता है, बट वो वैसी कंपनीज होती है जिसके पास फंडिंग होती है, फिर जिसके बैक में पैसा होता है, राइट। स्मॉल कंपनीज वैसी भी होती है जिसके बैकएंड में कोई फंडिंग नहीं है, तो वहां पे सैलरी जो है आपका कम रहता है जनरली, लेकिन सीखने के लिए मिलता है। ओके, सीखने के लिए मिलता है। तो आई मीन छोटी कंपनी अगर आपको लर्निंग करना है, ओके, और लर्निंग ही बाद में अर्निंग में कन्वर्ट होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बड़ी कंपनीज में हो सके, आई मीन ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, यू कैन एग्री और डिसएग्री। बड़ी कंपनीज में आपको एक एवरेज सीटीसी मिल जाएगा और वो ईयरली 5% 10% के बेसिस पे इंक्रीमेंट होगा। 10% बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत रेयर होता है। ओके, 5% 7% इतना इतना होगा, और ये कंसिस्टेंट धीरे धीरे रहेगा। जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो काफी स्लो है, बट छोटी कंपनीज में अगर आपने डिपेंडेंसी बना ली कि तो आपके बिना वो काम ही नहीं हो सकता, तो आप छोड़ोगे तो वो बोलेंगे कि इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो आप जो है काफी रैपिड ग्रोथ जो है, आप जब रिजाइन डालोगे तो बोलेंगे इतना बढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको रोक लेंगे। ठीक है, तो आप जो है काफी रैपिडली ग्रो कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। ग्रोथ बहुत तेजी से होता है अगर आप छोटी कंपनी में जाते हो ना, ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। बड़ी कंपनियों में क्या होता है, बैकअप का बैकअप होता है, आप जाओगे कोई और कर लेगा, वो जाएगा तो कोई और कर लेगा, बैकअप का बैकअप। पर छोटी कंपनी में रिसोर्स क्रंच की वजह से, बजट क्रंच की वजह से कुछ डिपेंडेंट हो जाती है लोगों के साथ। तो क्या होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको दिखता है, फ्रंट में दिखता है। अगर आप छोड़ रहे हो तो आपको अप्रेजल भी दिखता है। भाई कोई फिक्स अप्रेजल होता ही नहीं है उसमें, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस अगर आपको सही में दिखाना है और सही हिसाब से रिवॉर्ड्स लेना है, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस। ठीक है, और आपको अगर कैरियर ग्रोथ भी चाहिए, अगर लर्निंग भी चाहिए स्पीड अप तरीके से, विद प्रेशर तो रहेगा ऑब्वियस सी बात है, तो छोटी कंपनियाँ बेस्ट होती हैं। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक चूज़ करते हैं। हमारा अगला टॉपिक ये है कि कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है ना कि जैसे प्लेसमेंट हो रहा है तो हमारे पास दो तरह की कंपनी आ रही है, प्रोडक्ट बेस आ रही है, सर्विस बेस आ रही है। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, जो जैसे हमने डिस्कस किया ना सारी चीज़ें कि प्रोडक्ट बेस है सर्विस बेस में क्या फ़र्क होता है, कौन सी बेस्ट होती है, प्रोडक्ट बेस में जाना है सर्विस बेस में जाना है, ठीक है, इनके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, वो सारे बारे में बताइए आप। अच्छा, प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस, तो सर्विस बेस के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब प्रोडक्ट बेस के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट बेस अच्छा है, प्रोडक्ट बेस में सैलरी भी अच्छा मिलता है। ओके, और आपके आपको कोई असाइनमेंट दे दिया जाएगा, काम असाइन कर दिया जाएगा, होल एंड सोल आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे उस चीज की, राइट। तो अच्छा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इन होना अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सीटीसी आई मीन जनरली हायर मिलता है। आजकल सर्विस बेस में भी वैसे बहुत ही हाई सीटीसी मिल रहा है, अगर आप किसी टॉप नॉच टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। ओके, जैसे डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजीज पे हो, तो आपको जो बहुत ही अच्छा सीटीसी मिलता है। ओके, तो प्रोडक्ट बेस में भी सीटीसी अच्छा मिलता है, आई मीन प्रोडक्ट बेस में सीटीसी अच्छा मिलता है। जैसा कि ये कॉमन कंसेप्शन है कि प्रोडक्ट बेस में पैकेज अच्छा मिलता है, राइट। तो बट ऐसा मुझे लगता है कि जब हम जॉब रिस्क की बात करें, ओके, जॉब रिस्क की बात करें, तो ऐसा मुझे लगता है कि प्रोडक्ट बेस में जॉब जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम है। रीजन मीन कि अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई डेवलपमेंट चल रहा है, सपोज डेट कोई वेबसाइट ही बन रहा है, जब वेबसाइट बन जाता है, जब काम हो जाता है, तो कंपनी आपको जो है आई मीन रिलीज कर देती है, छोड़ देती है, बोलती है, राइट, मतलब यू कैन से कि रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो अब आपको फायर कर देगी, है ना। ऐसा आप लोग आए दिन सुनते रहते होंगे। मैं आई मीन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो ऐसा करती है, गूगल भी करती है, राइट। कुछ दिन पहले भी न्यूज सुना था, हम सब ने सुना था कि
पाइथन डेवलपर्स को, पूरी टीम को फायर कर दिया। क्यों फायर किया? जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया होगा, या फिर उस प्रोजेक्ट को आगे मूव नहीं कराना होगा, तो उन पूरी टीम की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको निकाल देती है। आपका जो भी कंपनसेशन है, जो 1-2 महीने की सीटीसी है, ओके, जो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जो भी फाइनल अमाउंट होता है, वो अमाउंट दे करके बोलती है कि आप जॉब दूसरा ढूंढिए। बट एट द सेम टाइम ये सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर हम देखें तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट में अगर रिक्वायरमेंट खत्म या फिर प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो आप बेंच पे आए और बेंच से आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाओगे, राइट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जॉब सिक्योरिटी के मामले में सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अपना थॉट प्रोसेस बताओ, सर्विस बेस्ड वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। देखो, मैं तो सबसे पहले ये डिफरेंस से स्टार्ट करूंगा कि प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड का कंफ्यूजन क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है बेसिकली। डिफरेंस देखिए ये है कि प्रोडक्ट बेस के खुद के प्रोजेक्ट होते हैं, दैट इज राइट। कॉल्ड एज इंटरनल प्रोजेक्ट, राइट। मान लीजिए कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उस प्रोडक्ट के लिए मुझे जो है वेबसाइट की डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए बैकएंड की जरूरत है, मुझे एक सेल्स जहाँ पे होने हैं वहाँ पे जो है एक वेंडर के लिए मशीन चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये सारे इंटरनल प्रोजेक्ट है, राइट। तो मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं चाहूँ तो बाहर किसी थर्ड पार्टी को दे दूँ, मान लो बड़ी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह कंपनी को प्रोजेक्ट दे दूँ और उनके रिसोर्स कंप्लीट करके मुझे दे देंगे। और सेकंड चीज़ हो गया कि भाई मैंने अपने खुद के जो है अपने एम्प्लॉय हायर किए, आईटी वाले टीम हायर की और उनको दे दिया प्रोजेक्ट। जब भी कभी आप प्रोडक्ट बेस्ड में रहते हो तो दैट इज नॉट अ सर्विस, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, दे आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, फॉर दैट दे आर नीड अ आईटी इंजीनियर कि वो इंटरनली सपोर्ट करे उनका, राइट। तो जब भी कभी उसको सपोर्ट करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर बनाने की उनकी ज़रूरत होती है, तो वो हायर करते हैं टीम को। तो वो जब भी कभी सॉफ्टवेयर बन गया, रिक्वायरमेंट कंप्लीट, राइट। अब वो कहीं फिट नहीं कर पाएंगे आपको, राइट। बट अगर वही सर्विस बेस में देखा तो सर्विस बेस मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अगर आप एक प्रोजेक्ट्स में से ले ऑफ हो गया, अगर रिक्वायरमेंट चली गई, तो आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट में तो ओपनिंग खुली है ना इंटरनली, वो कहीं और फिट कर देंगे आपको, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट बेस में देखा तो वहाँ पे कहीं ओपनिंग है नहीं, जो रिक्वायरमेंट आई थी और रिक्वायरमेंट खत्म, और नाउ रैम डाउन, ठीक है, वो सारी चीज़ें खत्म। तो इसीलिए थोड़ा सा जॉब रिस्क तो होता है, बट हाँ ग्रोथ भी ज़्यादा होती है सीटीसी, जैसा इन्होंने बताया उन्होंने कि ज़्यादा होती है, क्योंकि हाँ ऑब्वियस सी बात है, उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है, करोड़ों में होती है, राइट, करोड़ों में फिगर होता है, तो उनके लिए सीटीसी इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो मार्जिन पे नहीं काम कर रही होती हैं, वो बेसिकली किसी रिक्वायरमेंट में काम कर रही होती है। पर सर्विस बेस किसी मार्जिन पे काम कर रही है, मार्जिन इन सेंस की उनको क्लाइंट से कितना मिल रहा है और वो रिसोर्स को कितना देना पड़ रहा है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन, ठीक है। तो सर्विस बेस मार्जिन पर डिपेंड करती है, पर प्रोडक्ट बेस एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से एक बजट बना दिया कि भाई हमको इतना देना है, अब वो ज़्यादा भी दे सकती हैं, कम भी दे सकती हैं। इसीलिए ये जो है डिफरेंस है प्रोडक्ट बेस एंड सर्विस बेस में। प्रोडक्ट बेस में देखिए और भी फायदे ये हैं कि उसमें प्रोडक्ट जो आपको है वो एक्सेस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, समटाइम डिस्काउंटेड। तो जो प्रोडक्ट मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मान लो आप नेस्ले में काम कर रहे हो, या मान लो आप किसी मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी में काम करें, एलजी में काम करें, तो जो टीवी वगैरह होती हैं, जो एलजी के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनमें डिस्काउंट मिल जाता है, और समटाइम्स वो फ्री में भी मिल जाता है, क्योंकि उनको एम्प्लॉई एक बेनिफिट्स वगैरह टाइप से भी मिल जाता है। ये सारे बेनिफिट होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने के। कल्चर वाइज भी अच्छा होता है, क्योंकि उनपे जो है मल्टीपल रिवॉर्ड्स वगैरह के भी कल्चर्स होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ये सारी सुविधाएं मतलब चीज़ें हैं जो प्रॉज है, चीज़ें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने के। बहुत जगह जगह जिम की भी फैसिलिटीज मिलती जिम है। की फैसिलिटीज देखिए सर्विस प्रोडक्ट में सभी जगह होती है, डिपेंड करता है कि उनका बजट कितना अलाउ करता है, ठीक है। जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनका बजट ज़्यादा होता है, तो वो जिम देखो, एक दीज आर द एम्प्लॉय पर्क्स। अगर एम्प्लॉय पर्क्स की बात करें तो एम्प्लॉय पर्क्स सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड सभी जगह लगभग लगभग किसी ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, डिपेंड करता है वो एम्प्लॉय कैसे देखते हैं। किसी का जिम होता है, किसी का फ्री फूड होता है, लंच फ्री में होता है, किसी की यहाँ मान लीजिए कि आपका जो है आने जाने के लिए कैब फ्री में होती है, किसी के नाइट शिफ्ट में अलाउंसेज होते हैं, किसी में ओवर टाइम के अलाउंसेज होते हैं, सबके अपने अपने पॉलिसीज होती हैं। तो डिपेंड करता है आप एम्प्लॉय के किस हिसाब से आप पर्क्स देना चाहते हो, किस हिसाब से अट्रैक्ट करना चाहते हो, राइट। तो ये पर्क्स की बात तो हम लोग जो है किसी और भी पॉडकास्ट में कर लेंगे कि कितने टाइप के पर्क्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर वो लंबा डिस्कशन चल जाएगा। बट ये सारी चीज़ें रहती हैं जो डिपेंड ऑन दी बजट टू बजट हर एक कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमारा जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए, इसीलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक ये है कि जो जनरेशन हमारी आ रही है, जो कि फ्रेशर है या फिर मान लो कॉलेज से आ रही निकल रही है, जिसे हम कभी कभी समटाइम्स जेनजी भी बोलते हैं, राइट। तो उन जनरेशन को अगर आप चूज़ करने के लिए बोलो कि भैया मुझे जो है आईटी करियर तो बनाना है, पर मुझे किस लोकेशन बनना चाहिए, दिल्ली एनसीआर जाना चाहिए, या पुणे जाना चाहिए, या फिर बैंगलोर जाना चाहिए, हैदराबाद जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है, राइट, मल्टीपल जगह है। किस जगह जाएँ जहाँ इस टाइप की ग्रोथ है, मुझे ग्रोथ की पर्सपेक्टिव देना तो कहाँ जाना चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी की पर्सपेक्टिव देना तो कहाँ जाना चाहिए। तो इसके बारे में आप
मुझे बताया कि लोकेशन वाइज में हम कैसे चूज़ करें। लोकेशन वाइज तो आई मीन जनरली आईटी कंपनीज यही मेजर सिटीज पे आई मीन लोग जब आता है तो लोगों के दिमाग में यही आता है, राइट? दिल्ली एनसीआर, आई मीन गुड़गांव, नोएडा, फिर पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, हाँ, और क्या बचे, नहीं कोलकाता। नहीं, मेजर सिटी की बात करते हैं, जैसे अभी तो छोटी छोटी त्रिवेंद्रम भी हो गया, राइट? हाँ तो इस तरह गिनने लगे तो बहुत ज्यादा लोकेशन हाँ लोकेशन में देखे तो जैसे मान लीजिए जो मेजर मेजर लोकेशन है, जैसे हाँ बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, हाँ, दिल्ली एनसीआर हो हैदराबाद। गया, पुणे हो गया, तो इन सब में अगर आपको चूज करना हो तो आप कैसे कैसे किसको क्या क्या रिकमेंड करोगे, कहाँ पे क्या अच्छी है, क्या खराब है, हमें कैसे चूज करना चाहिए? हाँ, तो जैसे मेरा तो करियर 10 साल दिल्ली एनसीआर में ही निकल गया, गुड़गांव में। तो जैसे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता था या फिर पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो घर से नजदीक, है ना? तो ये दिल्ली एनसीआर जो है वो हमारे घर से, झारखंड बिहार से क्लोज है एज कम्पेयर टू अदर लोकेशंस। तो इसलिए ये मेरा एक वन ऑफ द प्रिफर लोकेशन होता है। सेकंड की, और हैदराबाद या फिर साउथ अगर चले जाते तो आना जाना काफ़ी दूर हो जाता है, डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है, राइट? वैसे हम लोग जाते रहते हैं, छठ पूजा और पूजा दिवाली जब मौका मिलता है तब निकल जाते हैं, है ना? कुछ भी फेस्टिवल आया निकल लिए। दूसरा रीज़न है कि हमारा सारा फ्रेंड सर्कल एक्चुअली जो है यहीं पे दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में ही हुआ। आई मीन कॉलेज से निकलने के बाद सब लोग धीरे धीरे यहाँ आए तो काफ़ी एक अच्छा बॉन्डिंग डेवलप हो गया और अच्छा लगता है। अकेले आइसोलेशन में कहीं रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा, है ना? तीसरा, एक थोड़ा सा हिंदी भाषी क्षेत्र है, राइट? थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होता, और जो खाना हम लोग खाते हैं सिमिलर टू डेट ओनली फूड मिलता है, तो ये मतलब हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ था। मतलब जब मैंने जब चूज़ किया था दिल्ली एनसीआर। नहीं तो आई मीन साउथ में थोड़ा सा हर स्टेट में लैंग्वेज डिफर कर जाता है, फूड भी चेंज हो जाता है, राइट? टेस्ट वाइज चेंज होता है। टेस्ट वाइज चेंज हो जाता है। तो ये सब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसपे मतलब मैंने सोचा था। तो ये सब फैक्टर्स को आप भी दिमाग में रख करके और अपना चॉइस कर सकते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सेम ही है जैसे आपका है कि मेरा भाई कंफर्टेबिलिटी चाहे ज़्यादा स्टार्टिंग में देखिए भाई पास में घर रहेगा, जैसे मेरा घर तो यूपी में ही है, तो मुझे आगे जाने में ज़्यादा आसानी रहती है, वन नाइट चल रही है। और अगर चूज़ करता वही पुणे, वही चूज़ करता हैदराबाद या बैंगलोर, तो भी भाई चलो भाई फ्लाइट का टिकट दो, लंबा अच्छा खासा बजट बनाओ आने आने में, या फिर बहुत टाइम बाद जाओ, मान लो 5-6 महीने में प्लान कर रहे हो, अब बगल में है तो कभी भी कुछ हुआ तो पहुँच गए, ये चीज़ रहता है। सेकंड चीज़ ये कि दिल्ली एनसीआर में क्या होता है ना कि दिल्ली एनसीआर में क्या होता है ना कि आप देखो तो मल्टीपल कल्चर के लोग दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट? मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे घुलना मिलना, लोगों के साथ इंटरेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। और दिल्ली एक सेंट्रल दिल्ली, राइट? मतलब कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पे हर एक तरह के कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करना। और दिल्ली एनसीआर क्या ना, मुझे जैसे स्टार्टिंग में तो ये चूज़ करने के लिए था कि भाई पास में घर है, और जब हम रहते रहते जहाँ यहाँ फैमिलियर हो गए ना, तो हमको अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने दिल्ली एनसीआर अच्छा लगने लगा। तो हम लोग इसी जगह घूम रहे हैं, मतलब नोएडा या फिर गुड़गांव या फिर दिल्ली, समझ रहे हैं? तो यही मतलब हमें अच्छा लगने लगा। और रही बात अगर बैंगलोर की, अगर पुणे की बात की जाए, तो कई लोग का ये मानना है ना, जैसे हम लोग आईटी प्रोफेशनल में है और दोस्तों यारों से टच में रहते हैं, बैंगलोर में कुछ लोग जॉब कर रहे हैं दोस्त यार, तो ऐसा पहले था कि बैंगलोर में पैकेज ज़्यादा मिलता था सीटीसी इन कंपेरिजन टू दिल्ली एनसीआर, वहाँ पे कंपनियाँ ज़्यादा पैकेज देती थी, ज़्यादा इन कंपेरिजन टू दिल्ली। पर अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अब मैंने देखा है कि दिल्ली एनसीआर और बैंगलोर में भी लगभग लगभग सिमिलर काइंड ऑफ पैकेज होने लगे हैं, ठीक है? और बैंगलोर उंगलेट साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये है कि मतलब मैंने सुना है लोगों से, मैं एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस तो कभी रहा नहीं वहाँ पे, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे बारिश में काफ़ी जाम लग जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैफिक में चलाता है। और सेकंड चीज़, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है बैंगलोर में, और वहाँ पे टैंकर्स मंगाए जाते हैं, तो ये उनके खुद के एक्सपीरियंस है, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, ऐसा सुना है मैंने। और पुणे वगैरह बहुत अच्छी सिटी है, पुणे तो भाई ग्रीनरी है, मैं 1 महीना रह के आया हूँ, तो पुणे तो भाई ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बस जाओगे, ठीक है? पर मैं ज़्यादा दिन नहीं रहा क्योंकि मैं कोरोना टाइम में था 1 महीने के लिए, तो पुणे भी बहुत बढ़िया सिटी है। और दिल्ली एनसीआर तो खैर वी लव इट बिकॉज वी आर हियर इन दी सिंस लास्ट 15 ईयर्स। और देखा जाए तो इन कंपेरिजन टू दिल्ली एनसीआर और तो बैंगलोर थोड़ा सा कॉस्टली है इन कंपेयर टू दिल्ली एनसीआर, बट अब क्या है, अभी ये भी सिमिलर हो गया है, लगभग देखा जाए तो गुड़गांव इतना लग्जरी हो गया है, ठीक है? कि देखा जाए तो भाई यहाँ का भी जो आपका लाइफ ऑफ कॉस्ट ऑफ लाइफ है ना, रहने का खाने का खर्चा वगैरह, हाँ, तो वो बेसिक देखा जाए तो बैंगलोर के बराबर ही बराबर आ गया, थोड़ा बहुत अभी भी डिफरेंस है, बैंगलोर का थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? इसलिए वहाँ पे सीटीसी भी ज़्यादा मिलता है, बट देखा जाए तो यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है।
और कंपनी वाइज देखा जाए तो हाँ, कंपनी वाइज काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे हैं, आपको वहाँ हर टाइप की कंपनियाँ बेंगलोर में मिल जाएंगी, हैदराबाद में मिल जाएंगी। पर ऐसा नहीं है, दिल्ली एनसीआर में भी अब आने लगी है, प्रेफरेंस वगैरह यहाँ का भी गुड़गांव में होने लगी है। देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, ये सब जब हम लोग आए थे तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह तो सभी हमारे सामने खुली। बताओ यहाँ पे हम लोग जब आए थे तो यहाँ नहीं थी, पर अब लोग गुड़गांव को भी रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, नोएडा को भी रिकॉग्नाइज करने लगे दिल्ली एनसीआर को। पहले क्या आता था, लोग बैंगलोर भागते थे, बेंगलोर भागते थे। अब क्या है, लोग दिल्ली एनसीआर भी चूज कर रहे हैं, राइट। तो आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। ये हमने जो डिस्कशन किया, ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं था कि हम किसी को डिमोटिवेट या मोटिवेट करना चाहते हैं, बस हमारा एक पर्सपेक्टिव था जो हमारा पिछले 10-15 साल के एक्सपीरियंस से हमने जो है 10 साल हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है कि हमने रहा ना 5 साल, 10 साल तो हमने जो है काम किया है, 5 साल हमने यहाँ पे रहा भी है, राइट, दिल्ली एनसीआर में। 10 साल काम किया, 10 साल रहे ना? नहीं, हम 1-2 साल तो पहले भी रहे ना, तैयारी वारी कर रहे थे, है ना। तो देखा जाए तो हम लोग ने लंबे समय तक दिल्ली में हमने एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, तो दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, कंपनी वाइज शेयर किए, लोकेशन वाइज शेयर किए, किस हिसाब से क्या कल्चर रहता है। और कभी अगर फुर्सत मिलेगी तो हम लोग फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय के पर्क्स वगैरह, कंपनी वाइज और भी चीज़ें हैं। तो आज तक के लिए तो हम लोग को यही सब था, बाकी आपका डिसीजन आपके ऊपर है। बाकी अरुण, आपको कोई कंक्लूड करना हो तो। नहीं, तो आज हमने सोचा था कि यही आपसे डिस्कस करेंगे कि जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, सॉफ्टवेयर कंपनीज में कैसे काम होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो या फिर चाहे वो छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो, और या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिएगा और हमारे सब्सक्राइब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, काहे नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, विल अगेन मीट इन नेक्स्ट बाय वीडियो, बाय। बाय।